नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल 17 जनवरी 2024 थी और कल का न्यूज़पेपर मैं अपलोड नहीं कर पाया था। कल फ्री होने में बहुत टाइम हो गया, रात के 11:30 बज गए थे, इसलिए मैं न्यूज़पेपर अपलोड नहीं कर पाया था। तो कल का न्यूज़पेपर हम आज अपलोड कर रहे हैं, साथ ही साथ में आज का इसके बाद आए। कल के लिए हम दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल, बांग्लादेश में हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें शेख हसीना की जीत हुई है। उनकी पार्टी मेजोरिटी के साथ में सत्ता में फिर से आई है। लेकिन देखा जाए तो वहाँ का जो विपक्ष है, वहाँ की जो विपक्ष की पार्टी है, वो इस चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। यदि यहाँ चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से होते हैं तो बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है ना अदर देशों के साथ में, वो अच्छी होती है। यदि यहाँ चुनाव में धांधली होती है, धोखाधड़ी होती है, तो इसके रिलेशनशिप मतलब विदेशों के साथ में इसके संबंध को खराब करते हैं। इससे सीधा सीधा इनका ट्रेड प्रभावित होता है। और आज के समय में देखा जाए, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, खुद अपने देश में क्या हो रहा है उसको कभी नहीं देखते हैं। लेकिन छोटे मोटे देश में कहीं कोई गड़बड़ी आ जाती है तो फिर वो सफाई देने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी ख़राब है, ये है वो है, ऐसे बहुत सारे एलिगेशन लगाना चालू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार का एग्जाम्पल यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में बताया जाता है कि अलग अलग कंट्री क्या सोचता है इन चुनावों को लेकर के। बांग्लादेश किस प्रकार से वैश्विक पटल पर ऊपर उभर करके आ रहा है, मतलब ग्लोबल स्टेज में किस प्रकार से वो ऊपर उभर कर आ रहा है, उसके रिलेशनशिप अन्य कंट्रीज़ के साथ में कैसे रहे हैं, ट्रेड में वो कैसे रहा है, इसकी चर्चा इस एडिटोरियल में करी जाती है। तो बांग्लादेश का जो चुनाव रहा है उसमें आपको जियोपॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स कैसे देखने को मिल रहा है कि ये जो चुनाव है दूसरे देशों के साथ में संबंधों को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ में देखा जाए ना, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है बांग्लादेश की जो ग्रोविंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक पावर है, ये भी एक फैक्टर मानी जाती है। हाल फिलहाल में देखा जाए 7 जनवरी 2024 को यहाँ पर नेशनल इलेक्शन का आयोजन किया गया था। वायलेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। यहाँ का जो चुनाव रहा है, बोला जा रहा है कि इसमें घपला हुआ है, धोखाधड़ी हुई है। कुल मिलाकर के यही चीज़ हमको कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल में जो सत्ता में अवामी लीग है एंड इसके जो अलाइस हैं, सहयोगी जो दल हैं, इन्होंने कहना चाहिए एक रीसाउंडिंग विक्ट्री हासिल करी है, शानदार जीत हासिल करी है। टोटल 300 सीट में से 225 सीटें इन्होंने जीती हैं। सरकार बनाने के लिए आधे से एक ज़्यादा सीट चाहिए, 300 है तो 150, 151 भी यदि ये लोग लाते तो सरकार बन जाती। अब अपोजिशन पार्टी का क्या कहना है, तो यहाँ की जो मेन अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, शॉर्टकट में बीएनपी जिसको बोला जाता है, इसके जो लीडर हैं एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं खालिदा जिया, इनको जेल में डाला गया है करप्शन के चलते चलते। इन्होंने इन चुनावों को बायकॉट कर दिया है और डिमांड किया था कि ये जो इलेक्शंस हैं बी हेल्ड अंडर ए न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि ये जो चुनाव आयोजित हुए हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट के चलते चलते हुए हैं, न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ विच वाज एब्रोगेटेड बाय द अवामी लीग आफ्टर इट केम इनटू पावर इन 2009। फिर इसी प्रकार की चीज़ें 2009 में भी हमको देखने को मिली थी। बांग्लादेश की जो इलेक्शन की हिस्ट्री रही है ना, वो उतनी अच्छी नहीं रही है, ये हमेशा से ही प्रॉब्लमेटिक रही है एंड द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स कन्फ्रेंशियल। तो
टकरावपूर्ण वाली ही यहाँ पर हमको राजनीति अभी तक देखने को मिली है। प्रीवियस इलेक्शन जो रहे थे 2014 एंड 2018 के, अंडर द अवामी लीग द पार्टी फेस्ड सिमिलर एलिगेशन ऑफ, ठीक है, तो 2014 और 18 में जो चुनाव हुए थे वहाँ पर भी इसी प्रकार के आरोप लगाए गए थे, जैसे कि इलेक्टोरल मैनिपुलेशन, इरेगुलरिटीज़, वायलेंस हुआ है कहीं कहीं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बांग्लादेश की आलोचना करने के लिए इंटरनेशनल कमिटीज़ को प्रेरित करती हैं। वहीं देखा जाए कि रीजनल एंड ग्लोबल स्टेज पर बांग्लादेश कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक लेवल पर देखा जाए आज के समय में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जाना जाता है वहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री के लिए। आज के समय में गारमेंट के मामले में इंडिया से कहीं आगे है बांग्लादेश, ठीक है। रीज़न ये है कि हमसे कहीं बेहतर क्वालिटी, हमसे कहीं कम कीमत पर प्रोवाइड कर रहा है आज के समय में बांग्लादेश। कुल मिलाकर के आज के समय में इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर बांग्लादेश उभर कर के सामने आ रहा है साउथ एशिया में। एंड बोला जाता है कि इसकी जो सालाना जीडीपी ग्रोथ है वो 7.1 रही थी 2022 में। साथ ही साथ में इनकी जो इकोनॉमी है वो $400 बिलियन को पार कर रही है एंड पॉपुलेशन के हिसाब से 165 मिलियन है। जाहिर सी बात है यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है, मतलब दूसरी कंट्री को ये मार्केट भी अच्छा खासा प्रोवाइड करता है, इसलिए बांग्लादेश इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बांग्लादेश का मैप उठा करके देखते हैं ना, तो इसकी लोकेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह पर है। ये सेंटर ऑफ ए जियोपॉलिटिक्स टग ऑफ वार वाली जगह में ये पड़ जाता है, एकदम बीच में पड़ जाता है। चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो ग्लोबल पावर हो, जैसे कि चाइना, इंडिया, रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस। कुल मिलाकर के सब लोग यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस। सब अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आज के समय में बांग्लादेश की तरफ में देख रहे हैं, बांग्लादेश के साथ में अपने रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पर कपड़ा उद्योग है, दूसरे नंबर की बात ये है यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से ये एक मार्केट खड़ा कर देता है कि भाई यहाँ की जनता ज़्यादा है, ज़्यादा डिमांड है। इसलिए बोला जाता है कि चाइना, इंडिया, रसिया, यूनाइटेड स्टेट आज के समय में यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाती है। देखिए, भारत हमारा क्लोजेस्ट नेबर माना जाता है, मतलब हमारा सबसे करीबी पड़ोसी देश है। साथ ही साथ में हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लिंकेज है हमारे बांग्लादेश के साथ में, और इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच में हमको डीप स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। दोनों देशों के बीच में यदि हम द्विपक्षीय ट्रेड की बात करें, बायलैटरल ट्रेड की बात करें, तो लगभग हर साल $15 बिलियन का ट्रेड होता है। बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के काउंटर टेररिज्म है, एनर्जी है, रिवर वाटर शेयरिंग है। ये सारी चीज़ें बायलैटरल रिलेशनशिप को क्लोज करती हैं। साथ ही साथ में इंडिया का एक क्रूशियल पार्टनर माना जाता है बांग्लादेश, ताकि हम बैलेंस कर सकें चाइना की ग्रोइंग रीजनल इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक क्लाउड को। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, चाइना भी अपना प्रभुत्व यहाँ पर जमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इंडिया भी अपने रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ में नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे कि चाइना के कुछ प्रोजेक्ट हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इन सारी चीज़ों के माध्यम से बांग्लादेश को वो प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश में यदि स्टेबल सरकार है, चुनाव बढ़िया रह रहे हैं, तो कुल मिलाकर के देखिए इनस्टेबिलिटी हमको देखने की मिल रही कहाँ पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, लेकिन बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आदमी किधर भगता है, बांग्लादेश की तरफ भगेगा, एंड इन्वेस्टमेंट भी वहीं पर जाने वाला है। साथ ही साथ में यहाँ पर कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन दिया था शेख हसीना को जब उन्होंने जीत हासिल करी थी।
अमेरिका और बांग्लादेश के संबंध यहाँ पर बताए जाते हैं। देखिए, अमेरिका जो है बांग्लादेश के लिए काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है फॉर डेमोक्रेटिक शॉर्टकमिंग, द सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड मजलिंग प्रेस फ्रीडम। अमेरिका क्या है ना, ये सारी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देता है, खास करके छोटी मोटी चीज़ों की, छोटे मोटे देशों के ऊपर जो उभर करके तेज़ी से सामने आ रहे हैं। जैसे कि डेमोक्रेटिक शॉर्टकमिंग नहीं होना चाहिए, सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए, प्रेस फ्रीडम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हर देश में हमको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी जो बड़ी कंट्रीज रहती हैं ना, वो इन सब का प्रयोग करती हैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। आगे देखा जाए, देखिए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट प्री इलेक्टोरल प्रेस स्टेटमेंट हमको क्या देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम कुछ स्टेप उठा रहे हैं, हम इम्पोज करेंगे वीज़ा रिस्ट्रिक्शन बांग्लादेशी इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर कॉम्प्लिसिट हैं अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस इन बांग्लादेश। ऐसे लोग जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस में धोखाधड़ी किए हैं ना, हम उनके ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ऐसा अमेरिका का कहना है। अब इससे जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी कड़वाहट आएगी और जो ट्रेड की रिलेशनशिप है ना वो कमज़ोर होंगे। चाइना एंड रसिया क्या क्या सोचता है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाती है। तो चुनाव को लेकर के अलग अलग देशों की राय यहाँ पर बताई गई है। तो चाइना का कहना है, देखिए सबसे पहले तो चाइना के बांग्लादेश के साथ में रिलेशनशिप बताए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है। बायलैटरल जो ट्रेड है वो $25 बिलियन को भी क्रॉस कर गया है। अब आप सोचिए, भारत के साथ ये आधा है, भारत चाइना का आधा ही ट्रेड कर पा रहा है बांग्लादेश के साथ में। चाइना का कहना है, देखिए चुनाव का नतीजा कुछ भी आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वहीं BRI के अंतर्गत चाइना ने $10 बिलियन को की फाइनेंसिंग करी है। पोर्ट बनेगा, ब्रिज बनेगा, हाईवे बनेगा, अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंतर्गत खड़े होने वाले हैं। इलेक्शन के बाद में US हैज़ अलाइंड विद अदर ऑब्जर्वर इन असर्टिंग दैट द इलेक्शन वर नाइदर फ्री नॉर फेयर एंड लार्जली नॉन पार्टिसिपेटिव। अमेरिका और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि देखिए, ना तो ये फ्री था और ना ही ये फेयर था। इस वाले ग्रुप में चला गया है अमेरिका। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने कॉन्ग्रेचुलेसन दिया था बांग्लादेश को कि आपने जो है सक्सेसफुली नेशनल इलेक्शन होल्ड किए थे, आयोजित करे थे। एंड अवामी लीग को इन्होंने विनिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन दिया था, बधाई दिया था। बांग्लादेश और रशिया की यदि हम बात करें, अभी हाल फिलहाल में रशिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं। अभी मॉस्को ने एक प्रोजेक्ट में पैसा दिया है, क्या नाम है, रूपड़ 2400 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है एंड लगभग $12 बिलियन इसकी कीमत बताई जा रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए ना, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है रसिया ने, तो उसका भी ध्यान चुनाव की तरफ रहा था। वहीं यदि हम कोलैबोरेशन की बात करें, जब एक रसियन शिप जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को कैरी कर रहा था वाज डिनाइड एंट्री ड्यू टू US सैंक्शन, 2022 की ये बात है, US सैंक्शन लग जाएगा, हम सैंक्शन लगा देंगे करके ऐसा अमेरिका ने बोला। अब फिर क्या हुआ, इंडिया ने इंटरवेन किया था कि हम इस कार्गो को रिसीव करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे इसको बाय रोड टू द कंस्ट्रक्शन साइट। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, ठीक है, ये जो मुख्य सचिव की पोस्ट होती है ज़्यादातर IAS वाले लोग ही बनते हैं। अब
दिल्ली के मुख्य सचिव हैं, इनके कार्यकाल को किसके द्वारा बढ़ाया जा रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कई प्रकार के डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन से पीछे हट गया है। मतलब केंद्र सरकार ने जब उनके डिसीजन को पलटने की कोशिश करी है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट उस पर कहना चाहिए चुप ही रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली में जो सिविल सर्विस अधिकारी रहेंगे वो किसके अंडर में रहेंगे? वो मुख्यमंत्री के अंडर में रहेंगे, वो सीएम के अंडर में रहेंगे। ठीक है। बाद में इसको पलटने के लिए केंद्र सरकार एक कानून लेकर के आ गई और उसने इस चीज़ को पलट दिया और सीधे सीधे पावर दे दिया किसको? केंद्र सरकार को, राज्यपाल को। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट कहना चाहिए कुछ नहीं बोला। ठीक यही सारी जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब ये जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, इनका एक्सटेंशन किया जाना था, 6 महीना इनका कार्यकाल बढ़ाना था। अब एक तो कार्यकाल बढ़ाना नहीं चाहिए था, कार्यकाल सरकार उन्हीं का बढ़ाती है जो कि सरकार के हिसाब से सरकार को लगता है कि नहीं ये आदमी बेहतर काम किया हम लोगों के लिए। तो यही चीज़ है जो कि यहाँ पर विवाद खड़ा करती है। अब दूसरे नंबर की बात यह है, यदि आप इनका एक्सटेंशन कर रहे थे ना, तो एक्सटेंशन करने की जो पावर है पहले के जो नियम कानून है उस हिसाब से देखा जाए तो किसके पास में थी? दिल्ली की। लेकिन यहाँ पर ये जो पावर है अब केंद्र सरकार के पास में आ गई और यहाँ पर किसी भी प्रकार से दिल्ली के साथ में कंसिडरेशन नहीं किया गया है। तो देखा जाए ना तो दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल की सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दिया। मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल को सेवा विस्तार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार और शक्ति केंद्र सरकार के पास है। मुख्य सचिव को नियुक्त कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ना तो दिल्ली की सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया था। अब दिल्ली सरकार की तरफ से जो तर्क दिया गया था ना, वो देखिए, वो बोला है क्या कि पुलिस मुख्य सचिव यहाँ पर पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के अलावा 100 अन्य मामलों को देखते हैं। मुख्य सचिव क्या क्या चीज़ देख रहे हैं? पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के अलावा 100 अन्य मामले देख रहे हैं और वे दिल्ली सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। इसलिए सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने इसका विरोध किया था कि कैसे केंद्र सरकार अकेले एक अधिकारी को ही पद पर बनाए रखने को कैसे इच्छुक है। उनका कहना है कि क्या अपने पास आईएएस ऑफिसर की कमी है, टॉप में क्या आईएएस अफसर की कमी है कि आप इन्हीं को ही क्यों रखना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो फिर से वो पुराने कानून का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। कुछ कुछ और भी तर्क यहाँ हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि 1951 का एक कानून है। 1954 के नियम 7(2) में क्लियरली ये कहा गया है कि राज्य कैडर के मामले में कैडर पदों पर जितनी भी नियुक्तियां हैं वो राज्य सरकार करेगी। तो यहाँ पर कैसे करके केंद्र सरकार अपना टांग अड़ाने लगी है, ये सब क्वेश्चन उठाए जाते हैं राज्य सरकार की तरफ से। अब हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और इसको देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट अपनी पहली वाली बात से पीछे हट गया है, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है।
तो चीफ सेक्रेटरी का जो एक्सटेंशन है, यहाँ पर जुडिशियल कॉन्ट्राडिक्शन हमको देखने को मिलता है, विरोधाभास देखने को मिलता है। तो टॉप कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक है उसको ध्यान नहीं दिया है, साथ ही साथ पहले के जो डिसीजन रहे हैं ना उनको भी सुप्रीम कोर्ट भूल गया है इस मामले में, ऐसा राइटर का कहना है। और इन्हीं सब के चलते चलते क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं ना इनके कार्यकाल को 6 महीना बढ़ाने की अनुमति दे दी है। क्या है मामला, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है, कि इनके ऊपर असल में ना कुछ एलिगेशन लग रहे थे और इसी के चलते चलते अरविंद केजरीवाल ने बोला कि इनका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर कुछ आरोप हैं धोखाधड़ी के या फिर भ्रष्टाचारी के, तो इनका एक्सटेंशन आप क्यों दे रहे हैं। वहीं यदि हम सरकार के पक्ष की बात करें तो सॉलिसिटर जनरल ने रिस्पॉन्ड दिया था एक 2023 के अमेंडमेंट एक्ट का। इसी के चलते चलते केंद्र सरकार के पास एक स्टैट्यूटरी ऑथोरिटेटिव पावर आ गई है सिविल सर्विसेज को लेकर के। दिल्ली की जो सिविल सर्विस है अब किसके अंडर में चली गई है, केंद्र सरकार के पास में चली गई है। बाद में लेटर द कोर्ट वाज इन्फॉर्म्ड दैट सेंटर हैड चूजन टू एक्सटेंड द चीफ सेक्रेटरीज टेन्योर बाय 6 मंथ। बाद में ये पता चला था कि देखिए पहले तो कानून आया, इसके बाद इन्होंने उनके टेन्योर को 6 महीना बढ़ा दिया था। दिल्ली के सिविल सेवकों पर किसका अधिकार है, तो अभी हाल फिलहाल में सरकार एक कानून लेकर के आई थी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पक्ष जो है केंद्र सरकार के में ही गया था। अब इनको बोला गया था कि देखिए ये जो कानून है ना आप इसके ऊपर स्टे लगा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया था। अब कुछ नियम कानून हम देख रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर सर्विसेज इन दिल्ली। आर्टिकल 239 AA के हिसाब से देखें ना तो यहाँ पर जो दिल्ली में सर्विसेज है इसको कंट्रोल कौन करेगा, यहाँ की चुनी हुई सरकार करेगी। इसके बाद हम 5 जज का 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सर्विस जजमेंट की बात कर रहे हैं। 5 जजों का एक बेंच था, उसने डिसीजन दिया था। उसमें देखा जाए ना यहाँ पर जो फैसला आया था अनइक्विवोकली स्पष्ट रूप से रेफरेंस दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट का कि जितनी भी जो ऑल इंडिया रूल्स हैं या फिर जॉइंट कैडर रूल्स हैं जो कि दिल्ली से रिलेटेड हैं, ये सारी की सारी किसके अंडर में जाएंगी, राज्य सरकार के अंदर में जाएंगी, मतलब केजरीवाल सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री के पास में जाएंगी। इन सब को देखा जाए ना तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन है ये ज़रूरी हो जाती है यदि आपको चीफ सेक्रेटरी के टेन्योर को एक्सटेंड करना है, और ये चीज़ है रूल 16 ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958 के हिसाब से। ये कुछ इस आर्टिकल की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि राज्य सरकार के पक्ष में ये सारी चीज़ें जा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के समय में ये सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा है। उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब अपवाद ऑफ दिल्ली बाय होल्डिंग दैट ही इज डिफरेंशियली प्लेस्ड देन अदर ऑफिसर्स अंडर AI और JCR एंड दस नॉट बाउंड बाय दिस सर्विस जजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण जो लॉजिक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, जिसके चलते चलते जो पावर है उन्होंने किसको दे दी, केंद्र सरकार को दे दी। वो बोला है कि देखिए जो AIR की हम बात करें हैं ऊपर, JCR की हम बात करें हैं ऊपर, इन सब से इनका कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए ये इन नियम कानूनों से बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आगे देखिए, यहाँ पर रोयप्पा केस का भी उल्लेख किया जाता है। रोयप्पा केस, ठीक है, इस रोयप्पा जो केस रहा था, जो जजमेंट रहा था, ये जजमेंट 5 जज की बेंच के द्वारा आया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए थे कि भाई ये जो पोस्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं ये ग्रेट कॉन्फिडेंस की पोस्ट हुआ करती है, एंड वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, लिंचपिन हो जाते हैं, वाइटल हैं, इम्पोर्टेंट हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। इसलिए दोनों के बीच में तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री के बीच में। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है, कोर्ट ने इवैडेड कर दिया है। इवैडेड कर दिया है मतलब पल्ला झाड़ लिया है इस रूलिंग से, सेइंग दैट द यूज ऑफ रोयप्पा टू द मैटर ऑफ चीफ सेक्रेटरी शैल बी डिसाइडेड। और ये कहा है कि जो यूज ऑफ रोयप्पा है टू द मैटर ऑफ चीफ सेक्रेटरी शैल बी डिसाइडेड, इसका डिसाइडेड किया जाएगा जो भी मैटर है। इसके बाद न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ में जाएँ तो पहली वाली जो न्यूज़ है, हम जल्लीकट्टू से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो जल्लीकट्टू के बारे में हम यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। जल्लीकट्टू जो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट माना जाता है, जो कि तमिलनाडु में काफ़ी फेमस है। इसके अंतर्गत सांडों की एक, कहना चाहिए, बेहतर प्रजाति को पाला जाता है, और उसकी जो डील होती है ना, उसको पकड़ करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इसके जो पार्टिसिपेंट रहते हैं वो लोग। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक वाइल्ड बुल को कहाँ पर रिलीज किया जाता है, क्राउड ऑफ पीपुल में, एंड द पार्टिसिपेंट अटेम्प्ट टू ग्रैब द बुल्स हेम्प एंड राइड इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। कुल मिलाकर के सांड की जो डील रहती है ना, सांड की डील को पकड़ करके, गर्दन को पकड़ करके वो लोग क्या है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और चढ़ जाते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा सकें वो जाते हैं। इस प्रकार का ये गेम रहता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है मंथ ऑफ जनवरी में, और पार्टिकुलरली तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल के टाइम में इसका आयोजन किया जाता है। तो जल्लीकट्टू से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, इसलिए हम इसको डिस्कस किए हैं। आगे देखा जाए तो ईरान और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है ना, अभी ख़राब हो रहे हैं। ईरान ने लॉन्च किया है एक मिसाइल स्ट्राइक पाकिस्तान में, और टारगेट किया गया है कि ये लोग जो है ईरान में आतंकवादी गतिविधियां कर रहे थे। कहाँ से? पाकिस्तान की इस जगह से। इसलिए ईरान ने क्या काम कर दिया है, इस प्रकार की स्ट्राइक करी है। ईरान ने लॉन्च किया है अटैक ट्यूसडे के दिन इनसाइड पाकिस्तान, टारगेटिंग व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज बेसिस फॉर द मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल। जैश अल अदल का जो ग्रुप रहा था, जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था, उसको हम उड़ाने का काम किए हैं, ऐसा कहना है स्टेट मीडिया रिपोर्ट का। इसके बाद दोस रिपोर्ट वर देन सडनली रिमूव्ड विदाउट एक्सप्लेनेशन, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन के बिना ही ये जो रिपोर्ट है वो हटा दी गई है। अब बाद में पता चलेगा कि रियल में चीज़ आखिर है क्या। वहीं यदि देखा जाए, जैश अल अदल एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जो कि लार्जली ऑपरेट होता है अक्रॉस द बॉर्डर इन न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान से। अब ये जो रिपोर्ट है ऐसे समय में आ रही हैं स्ट्राइक की, एट ए टाइम ऑफ heightened tension in the region and fear of a wider spillover of the ongoing गाजा वार। ऑलरेडी से देखा जाए ईरान परेशान है गाजा वार को लेकर के, और ऊपर से यदि ये पाकिस्तान के साथ में भी उसके रिलेशन ख़राब होते हैं तो ईरान के लिए यहाँ पर समस्या पैदा होने वाली है।
एक और न्यूज़ हम देखने वाले हैं कुनु नेशनल पार्क से ये रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए हमने साउथ अफ्रीका से नामीबिया से चीता लाए हैं और उनको यहाँ पर बसाने का काम किए। हमारे देश में देखा जाए ना 1980-70 के दशक से ही चीता गायब हो गए हैं। इसके बाद हमारे देश से चीता कहना चाहिए ख़त्म हो गए। अब सरकार चाहती है कि हम इनका पुनर्वास करेंगे, फिर से इनकी पॉपुलेशन को हमारे देश में बढ़ाएंगे, लेकिन अभी देखा जाए ना तो लगभग 50% चीता ही हमारे पास में बचे हैं, आप ये कह सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इनकी डेथों के। कई चीता तो ऐसा हुआ है कि रेडियो कॉलर की वजह से ख़त्म हो गए हैं, इन्फेक्शन की वजह से। अभी रिसेंटली देखा जाए ना एक और नामीबिया का चीता की डेथ हो गई है मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। दिस इज द 10th डेथ अमंग द चीतास ब्रॉड फ्रॉम साउथ अफ्रीका नामीबिया इन 2022। कुछ की पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं। आज से 70 साल पहले ही देखा जाए तो चीता हमारे देश से एक्सटिंक्शन हो गए थे। इसका कारण क्या हो सकता है? इनका प्राकृतिक आवास कम होते जाना, जंगलों की कटाई हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सड़क पुल खदानें ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से इनका आवास कम हो गया। इंसानों और जानवरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों ने अवैध तरीके से इनका शिकार किए हैं। इन सब के चलते चलते चीता हमारे देश से पूरी तरह से गायब हो गए। सरकार प्रोजेक्ट चीता लेकर के आई थी ताकि हम इनको री इंट्रोड्यूस कर सकें इस स्पीसीज को हमारी कंट्री में। यदि हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये एक पहला इंटरकॉन्टिनेंटल री इंट्रोडक्शन ऑफ ए वाइल्ड लार्ज कार्निवोरस स्पीसीज प्रोजेक्ट माना जाता है। देखिए, ये जो चीता कंजर्वेशन फंड है, शॉर्टकट में सीसीएफ बोला जाता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नामीबिया में। इसको इनवाइट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप पार्टिसिपेट करिए इस प्रोग्राम में ताकि हम री इंट्रोड्यूस कर सकें चीता को हमारे इंडिया में। तो जो प्रोजेक्ट चीता रहा था सितंबर 2010 में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ओवरव्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। इसने आउटलाइन किया था करेंट स्टेटस क्या है चीता का पूरी दुनिया भर में। बोला गया था कि बेनिफिट क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हो सकती हैं यदि हम रीइंट्रोड्यूस करते हैं चीता को इंडिया में लेकर के आते हैं तो। फिर जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दिया था एक पायलट प्रोग्राम को, जिसके माध्यम से रीइंट्रोड्यूस किया जा सके चीता को हमारे देश में। फिर जुलाई 2020 में इंडिया एवं नामीबिया ने साइन किया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, जहां पर नामीबिया की सरकार बोली थी कि ठीक है हम लोग डोनेट करेंगे 8 फिलाइंस टू द प्रोग्राम। इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि 8 बिल्लियों को हम भारत भेजेंगे। 5 फीमेल एंड 3 मेल साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता बिटवीन द एज ऑफ 4 हम कितने लेकर के आए? 5 फीमेल और 3 मेल लेकर के आए थे, कहाँ? इंडिया। एंड इनको सबसे पहले तो क्वारंटाइन में रखा गया था कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये चीता कंजर्वेशन फंड के बारे में बताया जाता है कि ये एक रिसर्च एंड लॉबी इंस्टीट्यूशन है, नामीबिया में ये लोकेटेड है। कुल मिलाकर के ये स्टडी करती है कंट्री के जितने भी चीता की पॉपुलेशन है उसके ऊपर रिसर्च करने का काम करती है। ये लार्जेस्ट एंड हेल्दीएस्ट मानी जाती है वर्ल्ड में। तो जो रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर है ये लोकेटेड है ईस्ट ओटजी वारोंगो में ये लोकेटेड है। सीसीएफ की स्थापना हुई थी 1990 में एंड बाय द कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट लॉरी मार्कर के द्वारा, जिनको 2010 का टाइलर प्राइज मिला था। नामीबिया में इन्होंने जो एफर्ट्स लगाए थे। इसके बाद कुल्लू नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। बॉस इज होम टू सेवरल चीतास ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। यहीं पर इनकी पुनर्वास या फिर स्थापना करी गई है।
वहीं यदि हम प्रोजेक्ट चीता की बात करें, इंडिया में ये लाया गया था 17 सितंबर 2022 को, ताकि चीता की जो पॉपुलेशन है उसको हम रिस्टोर कर सकें, जिनको डिक्लेयर कर दिया था हमारे देश में कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है 1952 में। ये चीता के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी गई है, ठीक है। साइंटिफिक नेम बताया गया है, रीइंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, कैसे करके हम इसको लेकर के आए हैं। IUCN स्टेटस की यदि हम बात करें ना, तो इसको वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस की बात करें तो इसको क्रिटिकल एंडेंजर की कैटेगरी में डाला गया है।